अगर विकृतियों से हमें बचना है तो इच्छाओं पर हमें संयम रखना आना चाहिए। अपने शरीर को आप अपराध करने से रोक सकते हैं, लेकिन आपका मन, आपके मन का क्या? आपके मन में ही तो आपकी जिंदगी है। दबी और कुचली हुई इच्छाओं तथा वासनाओं से मनुष्य की आत्मा भयानक रूप से कलुषित हो जाती है। ये कहा है भगवती चरण वर्मा ने। नमस्कार, मैं वैभव दोपल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप तक उन पुस्तकों को पहुँचा रहा हूँ जो कुछ बदलती हैं। जब उनके पन्ने हमारी जिंदगी में जुड़ते हैं तो कुछ बदल के रख देते हैं। आज मैं जिस किताब की चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम है रेखा, जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। और इस उपन्यास के बारे में भगवती चरण वर्मा ने एक और बात कही है, वो आखिरी में मैं आपसे साझा करूंगा, आपको बतलाऊंगा। लेकिन तब तक मैं आपको रेखा की कहानी सुना देता हूँ कि आखिर रेखा है क्या, कैसे लिखी गई। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक इन सभी बुक समरीज की वीडियो पहुंच पाए और आप देख पाए, आप सुन पाए। कभी कभी घूमते फिरते आपकी नज़र पड़ जाती है चीज़ों पर, किताबों पर, तो आपका मन चाहता है कि इसके बारे में बात हो, तो यही सब होगा। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी है रेखा की। रेखा जिसे भगवती चरण वर्मा ने गढ़ा, लिखा और हमारे सामने रखा। कहते हैं ये पीड़ा भी है। कहानी है रेखा की मन की और शरीर की इच्छाओं की। रेखा भारद्वाज जिसे अपने ही प्रोफेसर से प्रेम हो जाता है। ये तब होता है जब रेखा अपनी थीसिस के लिए प्रोफेसर प्रभाशंकर की शरण लेती है। दिन बीतते जाते हैं और थीसिस कंप्लीट होती जाती है। प्रोफेसर प्रभाशंकर और रेखा की नजदीकियां भी उन दिनों बढ़ती जाती हैं। प्रभाशंकर जो कि विदुर है, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका है कुछ अरसे पहले ही, और उनकी माँ जो बिस्तर से लगी हुई है। इसमें किरदार देवकी का भी आता है। देवकी जो कि प्रभाशंकर के पड़ोस में रहती थी पहले, जिसने अपने पति की हेडमास्टरी के लिए प्रभाशंकर से मदद मांगी, लेकिन वह प्रोफेसर से सिर्फ मदद नहीं मांगती थी, वह उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। इसी के चलते उनके बीच एक संबंध भी स्थापित हुआ, लेकिन इनकी मां इन्हें रोक देती है शादी करने से, और देवकी की शादी कहीं और हो जाती है। प्रभाशंकर अकेले थे तो उन्हें देवकी के साथ अच्छा लगता था, होता है ना। लेकिन अब जब से रेखा आई है तब से वे रेखा में ही घूम रहते हैं, रेखा ये रेखा वो। एक दिन अचानक ही प्रभाशंकर की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और वो रेखा को बुलाकर कहती है कि ये लो सेफ की चाबी है। देवकी तो मेरे बेटे से सिर्फ पैसा हड़पना चाहती है, पैसा चाहती है। वो ये कहकर कुछ ही देर बाद उनकी माँ चल बसती है। कुछ दिन बीतते हैं, रेखा की परीक्षा खत्म हो जाती है। प्रभाशंकर से कहती है कि आप मेरे साथ नैनीताल चलिए, वहां मेरी मौसी रहती है। आप कुछ खुले वातावरण में जाएंगे तो आपका माहौल बदलेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्रभाशंकर मान जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि ऐसा हो सकता है। और जब नैनीताल में वो रहते हैं, उन्हीं आखिरी दिनों में प्रभाशंकर जो है रेखा से कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रेखा कहती है कि मैं आपकी हूँ प्रोफेसर। रेखा जो कि 21-22 साल की लड़की है और प्रोफेसर प्रभाशंकर 55 साल के। पहले तो रेखा की माँ और उनके पिताजी नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये शादी हो ही जाती है। रेखा का भाई अरुण जो कि अमेरिका में रहता है, वो शादी पर नहीं आता या फिर नहीं आ पाता। अब एक दिन रेखा को तार मिलता है कि उसके अरुण भैया अमेरिका से उससे मिलने आ रहे हैं किसी मित्र के साथ 3 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान। और उसी शाम देवकी आती है अपने बेटे रामशंकर के साथ। उस समय प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी गए होते हैं, वो उस समय होते नहीं हैं। तो देवकी सीधे ही रेखा से मुलाकात करती है। देवकी कहती है कि मेरा लड़का है रामशंकर, जर्मनी जा रहा है इंजीनियरिंग पढ़ने। इसके कुछ कागज ठीक करवाने थे, तो मैंने सोचा कि हो सकता है प्रोफेसर इसको ठीक करवा दे और सामान भी कुछ दिलवा दे। अब जब रेखा ने प्रभाशंकर को सोचा और रामशंकर को देखा, तो उसको लगा कि जवान प्रभाशंकर उसके सामने खड़े। रेखा को लगा कि जैसे प्रभाशंकर का ही पुत्र है। कहीं कहीं वो सही भी थी। और देवकी को अचानक बुखार चढ़ गया, तो रेखा ने उससे कहा कि मैं ही इसको सामान दिलवा लाऊंगी कनॉट प्लेस से, तुम आराम करो, मैं कागज भी ठीक करवा दूंगी। देवकी इससे खुश हुई, वो आराम करने लगी। रेखा चली गई कनॉट प्लेस। अब इसी बीच एक बात आती है जो बहुत खूबसूरत है और सच भी है। भगवती चरण वर्मा ने ये लिखा है कि
मैं जानती हूँ कि प्रोफेसर ने तुम्हें अपने संबंध में हर एक बात बतलाई है। इस पुरुष में कितना अहम है, कितना झूठा आत्मविश्वास है कि वो अपना भेद बड़ी आसानी से सबको बता देता है, उगल देता है, जबकि वो दूसरे के भेद को अपने अंदर छिपा के रखता है। मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम स्त्री की बात करें तो वो दूसरे के भेद को बिना किसी हिचक के उगल देती है, लेकिन अपने भेद को वो बड़े यत्न से संभाल कर रखती है अपने भीतर, कभी उसे नहीं बताती। ये भगवती चरण वर्मा ने देवकी के माध्यम से कहा। अब बात आता है कि इस सत्य के अंदर पुरुष का सामर्थ्य भी है और स्त्री की असमर्थता भी झलकती है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे किरदार और जुड़ते हैं। अब देवकी ये भी बता देती कि रामशंकर जो है प्रभाशंकर का ही पुत्र है, और यहीं से शुरू होती है रेखा की एक कहानी। क्योंकि जब रामशंकर को रेखा सामान दिलवाने ले जाती है तो उसके प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि प्रभाशंकर जो है जवान रूप में उसे दिख रहे हैं। अब उसे रोना भी आता है कि ये कैसी इच्छाएं हैं, ये कैसी भूख है। रामशंकर को विदा करके वो चली जाती है और ये भाग यहीं खत्म हो जाता है। अब रेखा का भाई जो कि अमेरिका से आ गया अरुण, अब उनके साथ एक उनका मित्र आया है सोमेश्वर दयाल। अब रेखा सोमेश्वर दयाल के प्रति भी आकर्षित होने लगती है। उसकी इच्छाएं जो हैं, शरीर की जो भूख है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं इनका साथ होता है, मिलना जुलना होता है। कभी रेखा ही इन्हें चाय पर बुला लेती है और कभी ऐसे ही मिलना हो जाता है। अब एक दिन जब प्रभाशंकर के यहीं किसी को बुलाना था, किसी की मीटिंग थी इनके यहाँ, और रेखा ने सोमेश्वर दयाल को भी आमंत्रित कर लिया। चाय वगैरह हुई, बातचीत हुई। प्रभाशंकर बोले कि डॉक्टर गार्डनर को आगरा देखना है, तो मैंने दिखा लाऊंगा, 12:30 तक लौटूंगा। तो रेखा सोमेश्वर दयाल से कहती है कि आप खाना खाकर ही जाइएगा। प्रभाशंकर चले जाते हैं अपने मित्रों के साथ। बचते हैं रेखा और सोमेश्वर दयाल। अब इसी बीच इनके बीच नजदीकियां आ जाती है और एक संबंध स्थापित हो जाता है। अब उसके जाने के बाद रेखा मन ही मन सोचती है कि उन्होंने प्रभाशंकर के साथ फिर से विश्वासघात किया है, फिर से, यानी कि रामशंकर को देखना और अब इसके साथ सोमेश्वर दयाल के साथ होना। अब उसने सोचा कि मैं प्रभाशंकर को सब बता दूंगी, लेकिन होता ये है कि उसकी बुद्धि जीत जाती है। वो चाहती तो है बताने, लेकिन बता नहीं पाती, हिम्मत ही नहीं होती। सोमेश्वर दयाल कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन रेखा मना कर देती है कि मैं सिर्फ प्रोफेसर से प्रेम करती हूँ। अब ये बातें चल रही है और फिर पता चलता है कि सोमेश्वर दयाल लौट गया है फॉरेन। अरुण बताता है कि वो पागल हो गया है, क्योंकि इनके परिवार में ये बीमारी काफी पुरानी है। अब एक दिन प्रभाशंकर को निमंत्रण आता है नए किरदार का। मतलब बताता हूँ आपको कि नया किरदार कैसे, कि शिरीन चावला और निरंजन कपूर की सगाई का निमंत्रण आता है। अब शिरीन जो कि रत्ना चावला की बेटी थी और प्रभाशंकर उन्हें जानते थे, एक अचानक का किरदार है। अब वही रेखा की मुलाकात होती है निरंजन कपूर से, जिसके सगाई हो रही शिरीन से। फिर वही रेखा की इच्छाएं, उसके शरीर की भूख, इच्छाएं, निरंजन कपूर की तरफ भी वो आकर्षित होती है। अब एक दिन शिरीन को पता चलता है कि निरंजन कपूर का उसकी मां रत्ना चावला के साथ संबंध है। अब रेखा उसके साथ ही होती है तो वो शिरीन को संभाल लेती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि रेखा की नजदीकियां जो है निरंजन कपूर से बढ़ने लगती है। फिर वही सब होता है, रेखा की भूख, रेखा की इच्छाएं। लेकिन इस बार रेखा बच नहीं पाती। प्रभाशंकर को अपने तकिए के नीचे एक गोल्डन सिगरेट केस मिलता है। वो पहचानते नहीं, लेकिन वो समझ जाते कि क्या हुआ होगा। बाहर से जब निरंजन कपूर और रेखा लौट रहे होते हैं तो वो रेखा को बहुत गालियां देते हैं, बहुत चिल्लाते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से। उनसे क्षमा मांगती है रेखा कि ऐसा कभी नहीं होगा। दिन बीतते जाते हैं और इसी तरह फिर ये बात प्रभाशंकर के मन से चली जाती है। अब इन सब के बाद एक दिन रेखा प्रोफेसर को कहती है कि चलिए कोई पिक्चर देखी जाए, मूड फ्रेश होगा। प्रोफेसर तो मना कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रेखा कि तुम हो आओ, जाओ। अब रेखा अकेले ही जाती है और वहीं उसे रत्ना चावला मिलती है, वही रत्ना चावला जो शिरीन की माँ है। उसके साथ एक और व्यक्ति होता है शशिकांत। रेखा का परिचय उससे होता है और शशिकांत बताता है कि वो प्रभाशंकर का विद्यार्थी रह चुका है
अब इसके बीच थोड़ी बहुत बातचीत इनके बीच हो जाती है और दोनों का ही मन थिएटर में नहीं लग रहा होता है, तो दोनों ही निकल जाते हैं बाहर। अब शशिकांत जो है रेखा को आमंत्रित करता है अपने यहाँ। रेखा को पता होता है कि अंधकार उसे कहाँ ले जा रहा है, वो किस गहरे कुएं में जा रही है, लेकिन फिर भी वो चल देती है। और शशिकांत और रेखा के बीच फिर से वही सब होता है। रेखा की भूख, शरीर की भूख अलग है। रेखा ने प्रभाशंकर के साथ फिर से विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी इस बार भी उसकी बुद्धि जीत जाती है, वो नहीं बताती कुछ भी। और कुछ दिन बाद शशिकांत प्रोफेसर से मिलने आते हैं। रेखा कुछ डर जाती है, लेकिन फिर भी स्थिति संभल जाती है। अब जो शशिकांत जो है उन्हें रेखा को निमंत्रण देते हैं इटली के लिए कि इटली में एम्बेसी में नौकरी कर लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। रेखा मना कर देती है, कहती कि मैं सिर्फ प्रोफेसर से ही प्यार करती हूँ। अब ये कैसा प्यार है? अब रेखा प्रभाशंकर को कहती है कि आपके विद्यार्थी जो है मिस्टर शशिकांत, मुझे तो बड़े ही नीच मालूम होते हैं, मुझसे घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। प्रभाशंकर को इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन ये बात फिर आई गई हो जाती है। अब इतने किरदार आ गए हैं। अब ऐसे ही एक किरदार है मेजर यशवंत सिंह का। फिर वही सब दोहराया जाता है, रेखा की भूख, उसके शरीर की भूख, लेकिन फिर भी रेखा कहती है कि मैं प्रोफेसर से ही प्यार करती हूँ, आपसे नहीं। अब आखिर में जो किरदार आता है वो है डॉक्टर योगेंद्र नाथ मिश्र का, जो आखिर तक इनके साथ चलता है। अब योगेंद्र जो है प्रभाशंकर की बहुत मदद करते हैं। प्रभाशंकर उन्हें एक रीडर के तौर पर विश्वविद्यालय में रख लेते हैं उनकी जगह। तो कहते हैं कभी कभार कि योगेंद्र जो है मेरा स्थान लेगा एक दिन। प्रभाशंकर की तबीयत गिरने लगती है और वही उनका सारा काम संभालने लगते हैं योगेंद्र। अब इसी बीच रेखा और योगेंद्र में भी नजदीकियां बढ़ती है और योगेंद्र हमेशा ही रेखा को रोकते हैं, लेकिन इस बार ये नजदीकी वो वाली नजदीकी नहीं थी, ये शरीर की भूख नहीं थी। इस बार रेखा को प्रेम हो गया था, सच्चा प्रेम। और कई बार रेखा कहती हुई नजर आती है कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है। सच्ची बात भी है, लेकिन अब चूंकि योगेंद्र प्रभाशंकर के नजदीकी थे और रेखा भी कभी कभी उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करती थी, तो यही बात फैलने लगी पूरी यूनिवर्सिटी में कि इनके बीच कुछ संबंध चल रहा है। प्रभाशंकर को गुस्सा भी आया। उन्होंने रेखा को कहा कि योगेंद्र और तुम्हारा ना मिलना ही ठीक है, इन्हीं में तुम्हारे दोनों का कल्याण है और मेरा भी। बहुत बातें बन रही, लेकिन रेखा खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन योगेंद्र इसका हल निकाल लेता है कि वो यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे देगा। अब एक दिन यूं होता है कि प्रभाशंकर को व्याख्यान में हार्ट अटैक आ जाता है। अब फिर रेखा सब प्रेम को भूल जाती है। उसे अचानक ही प्रभाशंकर की बहुत फिक्र होने लगती है। होता भी है हमारे साथ, यही सब होता है। अतीत में बहुत खींचता है चीजों को लेकर। अब योगेंद्र नाथ ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था क्योंकि प्रभाशंकर की तबीयत बिगड़ी थी। वो सेवा करने लगे उनकी, लेकिन प्रभाशंकर को सब चुभ रहा था। उन्हें पता था ये संबंध है और वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि ये सब क्यों है, क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद प्रभाशंकर यूनिवर्सिटी जाने लगे और उन्होंने योगेंद्र को बुलाकर कहा कि तुम ओस्लो यूनिवर्सिटी में अपना पत्र भेज दो कि तुम वहाँ ज्वाइन करोगे। अब तुम ये यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हो, इस्तीफा दे रहे हो यहाँ से, और रेखा को इस बारे में कुछ मत बता। प्रभाशंकर ने ये तो कह दिया, लेकिन घर जाकर रेखा से पूछते हैं कि क्या तुमने उसे मना किया था ओस्लो यूनिवर्सिटी जाने से जब वो पहले जा रहा था तब? रेखा हाँ कहती है और बातों में लड़ते लड़ते ही प्रभाशंकर जब चिल्लाते हैं तो उन्हें लकवा मार जाता है, बिस्तर से लग जाते हैं। अब उनका जो स्वभाव होता है उसके बाद बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। वो गालियां देते हैं, अपमान करते हैं रेखा का। अब इसी बीच देवकी भी आ गई है उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि देवकी का संबंध बहुत पुराना है। रेखा योगेंद्र से भी मिली। उसने योगेंद्र से कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती, मुझे प्रेम है तुमसे। योगेंद्र ने भी कहा कि तो फिर मेरे साथ ही चलो, लेकिन रेखा ने मना कर दिया। लेकिन जब रेखा का फिर से अपमान हुआ तो रेखा ने अपना पासपोर्ट दिया, एक चेक दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरा टिकट करवा लो ओस्लो का। फिर यूं होता है कि रेखा देवकी को कह देती है इन्हें संभालने के लिए। मतलब वो देवकी से कह देती है इनडायरेक्टली कि तुम भी यहीं आ जाओ अपने बच्चों के साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और प्रोफेसर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर उन्हें आपत्ति थी तो बस मेरे मना करने से, लेकिन तुम आ जाओ, हमारे साथ रहो, हमें सहारा हो जाएगा। और रेखा अपने जाने की तैयारी करने लगती है प्रभाशंकर को बिना बताए। अब जिस दिन प्लेन जा रहा होता है
उस दिन प्रभाशंकर रेखा को ऐसी ऐसी बातें कहते कि रेखा पिघल जाती है, उसका जो पत्थर हुआ दिल था वो पिघलने लगता है। लेकिन योगेंद्रनाथ को मना कर देती है फिर कि मैं नहीं जाऊंगी उसमें तुम्हारे साथ, तुम चले जाओ। अब जैसे ही प्रभाशंकर उसका अपमान करने लगते हैं, फिर से ये सब बातें भी उसी के बाद प्रभाशंकर उसे गालियां देते, चिड़चिड़ापन करते हैं, अपमान करते हैं। रेखा सोचती है किसके लिए रुक रही है, एक राक्षस के लिए जो प्रेम नहीं करता, जो चिढ़ गया है, जो गालियां देता है, जो अपने स्वभाव से बहुत भिन्न हो गया है, तो वो क्यों रुके। रेखा कार स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है एरोड्रम एयरपोर्ट के लिए। जब तक रेखा वहां पहुंचती है प्लेन जा चुका होता है। फिर रेखा अपनी कार घर की तरफ घुमा लेती है। अब घर के बाहर खड़ी देखती है एक और कार। जब अंदर जाती है तो अंदर से आवाजें आ रही है। बनवारी जो इनका नौकर होता है वो रेखा को देखकर रो पड़ता है कि आप कहाँ थी मैम साहब, साहब आपको बुलाते बुलाते ही चल दिए। डॉक्टर कपूर जो इनके ही डॉक्टर थे वो कहते हैं कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उसी वक्त ये चल दिए, उनकी मृत्यु हो गई है। रेखा सोचती है कि नीति ने भी उसके साथ कैसा खेल खेला है। वो चिल्लाते ही कि सब खत्म हो गया, लेकिन रेखा नहीं मिट सकती, रेखा तो अमिट है। प्लेन भी चला गया और उसके पीछे पीछे प्रभाशंकर की आत्मा जा रही है, ऐसा रेखा को अनुभव होता है। यही ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न रखता है कि क्या इंसान की इच्छाओं का कभी अंत है। जानतेहीन इच्छाएं हैं, एक के बाद एक जागृत हो जाती है, हम उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हैं, पूरी हो जाती है, लेकिन फिर अगली इच्छा, उसके बाद अगली इच्छा। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और प्रेम, असल में जब इंसान अकेला होता है तो उसे जो भी मिलता है, थोड़ा बहुत प्यार भी, उसे वो प्रेम समझने लगता है। जब इंसान अकेला होता है एक बंद कमरे में तो उसे प्रेम की आवश्यकता, गलत फैसले वो लेता है। गलत फैसले से मेरा मतलब बिल्कुल सुसाइड का नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति उसके सबसे निकट होता है, आसपास होता है, वो उसी से प्रेम करने लगता है। दिल को समझाता है कि उससे प्रेम हो गया है, लेकिन ये प्रेम की भावना नहीं है। ये हमारी इच्छाएं हैं किसी और के साथ रहने की, जो हमें ये नहीं कहने देती कि हम अकेला भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, एकांत में भी रह सकते हैं। और हर चीज को हम प्रेम समझने लगते हैं। और होता क्या है, बाद में ये प्रेम जाकर हमको बोझ लगने लगता है, भार लगने लगता है। उस चीज पर हम सोचते ही नहीं कि आगे क्या होगा, बस हम उस समय निर्णय ले लेते हैं और निर्णय का भुगतान करना पड़ता है जीवन भर। जैसे रेखा की इच्छाएं थी, सारे सहारे वो गंवा बैठी। अब भगवती चरण वर्मा का क्या कहना था इस चीज के बारे में आपको बताता हूं कि इस उपन्यास में शरीर की भूख से पीड़ित एक ऐसी असहाय नारी की करुण कहानी है जो अपने अंतर के संघर्षों में दुनिया के सब सहारे गंवा बैठी। रेखा ने श्रद्धा में आकर अपनी उम्र से कहीं बड़े उस व्यक्ति से विवाह कर लिया जिस पर वह अपनी आत्मा तो समर्पित कर सकी, लेकिन अपना शरीर निष्ठावान नहीं रख सकी। रेखा एक दुर्घटना की तरह है जिसके लिए एक और यदि उसका भावुक मन जिम्मेदार है तो दूसरी ओर पुरुष की वह अक्षम्य कमजोरी जिसे स्वाभाविक कहकर समाज बचना चाहता है। वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी मेरे हिसाब से ये है कि पुरुष अधिकतर ये सोचता है विवाह के पश्चात भी कि अगर नारी भावुक हो गई है तो पुरुष का तो मन बहुत चंचल है, वह तो उसकी ओर आकर्षित हो ही जाएगा, उसका कसूर नहीं, वो तो उसकी कमजोरी है। और ये कहकर समाज बच जाता है। लेकिन हम सारा का सारा दोषारोपण नारी पर नहीं कर सकते। इच्छाएं उसमें भी है, इच्छाएं हम में भी है, भावनाएं उसमें भी है, भावनाएं हम में भी है, प्रेम हम में भी है और उसमें भी है। तो इस प्रेम को गहराई से समझने के लिए, इन बातों को, इच्छाओं को गहराई से समझने के लिए आपको पढ़नी होगी ये किताब रेखा, जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। बहुत खूबसूरत किताब है साहब। और इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन हम एक अनुभव तो ले सकते हैं चीजों से। किताबें हमें वो अनुभव देगी और मैं वाकई आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आप
कहीं ना कहीं क्या होता है कि किताबें जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी ज़रूर होती है। हम ये सोचते हैं कि हमने इमेजिनेशन में लिख दिया है, लेकिन नहीं, वो किताबें कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी पर ज़रूर प्रकाश डालती है। आप हमेशा देखिए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आपको कि आप रेत की मछली को इतना प्यार दे रहे हैं और अभी भी वो बरकरार हैं। 800 से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। देखिए मेरे लिए तो बड़ी ही बात है। धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और किताबों को थोड़ा रिलेवेंट होने में बड़ा टाइम लगता है, हमने ये बात जानी है। लेकिन आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। इसकी लिंक आपको बायो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर इसे पढ़िए और साझा कीजिए सभी से। कमेंट करिए कि आपको क्या लगा इसे पढ़कर या सुनकर। मुझे आपको क्या लगा, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्या हमने सही कहा या गलत कहा, या आपके क्या विचार है प्रेम को लेकर, इंस्टेंट कनेक्शंस को लेकर। इसी के साथ मैं वैभव दोपल से आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिए साहब, क्योंकि मुस्कुराने पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।